तो मनीष अ 6-year-old बॉय, एक 6 साल का बच्चा मनीष टेंड्स टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी मनीष 6 साल का है और वो पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखता है। कई लोग 16 साल में भी यही करते रहते हैं और 26 में भी ऐसे ही रहते हैं, वो दुनिया को अपनी ही नजर से देखते हैं बस। ठीक, तो वो जो अनुभव करता है पूरी दुनिया को या अपने वर्ल्ड में, वो अपने ही व्यू पॉइंट को लगाता रहता है हर जगह। एंड फेल्स टू कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को, उनके परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाता। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कंजर्वेशन है पियाजे के अकॉर्डिंग। भाई पियाजे पे एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन, ये ऑफलाइन एग्जाम में नहीं होता था, ये ऑनलाइन एग्जाम में होने लग गया कि एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन डायरेक्ट 30 नंबर में से पियाजे पे। पहले ये टोटल मिला के 4 बनते थे कि 2 क्वेश्चन सीडीपी में पूछ लिए, या एक सीडीपी में पूछ लिया, एक हिंदी पेडागोजी में पूछ लिया, एक इंग्लिश में पूछ लिया, कभी कभी मैथ्स में भी पूछ लेता है। लेकिन ये जो नई कहानी है कि एक पेपर में प्याजे भर रहे हैं तो प्याजे ही भर दिया, 3-4 क्वेश्चन में देख रही हूँ वाइगॉस्की पे, तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया। पहले नहीं तो हम ये मान के चलते थे, जैसे मैं आपको सिलेबस में भी बताती हूँ कि ये 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, तो इस केस में इन्होंने डेवलपमेंट के क्वेश्चन कम कर दिए ये वाले सेट में। तो अब आपको सब कुछ बराबरी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पता नहीं है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे दें। ऑनलाइन में इनका थोड़ा सा हिल गया है मुझे लगता है। तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ईगो सेंट्रिज्म ये हमें पता है अहम केंद्रता है। ये तो रिवर्सिबल थिंकिंग होता है, पलट के देख पाना चीजों को। आप 1 से 100 की भी काउंटिंग कर पा रहे हैं, 100 से 1 की भी कर पा रहे हैं, ये रिवर्सिबल है। ठीक, साइंटिफिक रीजनिंग, भाई जो व्यक्ति साइंटिफिक रीजनिंग लगाएगा, जो लॉजिक लगाएगा, वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को क्यों नहीं समझेगा? तो ये तो गलत बात हो गई। रिवर्सिबल थिंकिंग की भी यहां बात नहीं हो रही है, बट कुछ हद तक रिवर्सिबल थिंकिंग इसमें जिम्मेदार होती है। ठीक, फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अलग ही कहानी है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है। 200 ml पानी है तो उसको बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, रोड पे फैला दो, व्हाटएवर, वो 200 ml ही रहेगा। किसी भी बर्तन की शेप या साइज बदलने से वो 200 ml चेंज नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहता है। शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में या मात्रा में अंतर नहीं होता। ठीक, बी ऑप्शन यानी ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रीयता। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब ईगो का मतलब यहां आय से है, जब आपका पूरा फोकस खुद पे ही रहता है, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक होना। कि बच्चा जो है, पिताजी आए ऑफिस से और पिताजी को आज निकाल दिया गया नौकरी से, भगवान न करे ऐसा हो, बट हो सकता है। तो अब पिताजी का मूड खराब है, बॉस से डांट खा के आए। बच्चे को बढ़िया मैंने कहा था आपसे कार लाने को, कार तो लेके नहीं आए, वो पूरा लेट लेट के रोएगा कि मैंने कहा था कार लेके आनी थी, कार लेके आनी थी, है ना। वो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए असक्षम है उस समय पे। उसे लगता है अगर डोरेमोन पसंद है और आपने ये कह दिया कि यार डोरेमोन तो कितना खराब है, ये पागल सा, कह के देखो आप बच्चे को, वो पूरा गुस्से में आ जाएगा। ऐसे कैसे कह सकते हो यार मेरा डोरेमोन है, या कोई फेवरेट एक्टर है उनका, या कोई हीरोइन है, या फिर व्हाटएवर एक्ट्रेस है बेसिकली। तो जो भी उनको पसंद है वो दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। वो ये नहीं कहेंगे भाई तेरी बात भी सही है, मेरी भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहेगा जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म है, ये अहम केंद्रता है। बच्चे को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, सिंपल बात। अभी आएंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। एक माउंटेन एक्सपेरिमेंट है जो पियाजे ने किया था बच्चों के साथ। उनके 3 बच्चे भी थे, उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए, बट वो हमारा बिजनेस नहीं है अभी के लिए। ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रता, माउंटेन एक्सपेरिमेंट यानी पहाड़ का एक्सपेरिमेंट। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं अलग अलग, ईगो सेंट्रिज्म को समझाने के लिए, एसिमुलेशन को समझाने के लिए। माउंटेन एक्सपेरिमेंट, पहाड़ का प्रयोग कह सकते हो आप इसको। ठीक, एक बच्चा है जिसको, और ये कब से कब तक होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये लिमिटेशन है। मैं यहां लिख भी देती हूं, ये लिमिटेशन है किसके बीच की। इस पे भी क्वेश्चन आता है और ये घुमा देता है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि रट्टे लगाने होते हैं तो हम लगा लेते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा दिमाग खर्च होता है और अच्छा टीचर भी लगता है। लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल पता है आपको, पियाजे की 2nd स्टेज है, अभी मैं बता देती हूँ याद करने का तरीका। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, एक और काम, जल्दी में नहीं रहना है सीखते समय। आप मूवी देखते हैं, आप 3 घंटे की पूरी मूवी देख लेते हैं। आप बातें करते हैं किसी से 10 मिनट के लिए, आप फोन पे 1 घंटा बात कर लेते हैं। जब आप पढ़ने आते हैं आप सोचते हैं वीडियो को 2x पे चला दूं, और अगर मेरी वीडियो आपने 2x पे चला दी तो वो 4x के बराबर है, क्योंकि मेरी खुद की स्पीड 2x है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 2 से 7 वर्ष मानते हैं, 2 to 7 years ऑफ एज। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं जिनको याद रखने का सिंपल फंडा मैंने आपको बताया हुआ है। सम पीपल कांट फोकस, यानी कुछ लोगों का ध्यान लगता ही नहीं है। एस फॉर सम पीपल, सी फॉर कांट फोकस। ठीक, ये फंडा है बेसिकली। इसको याद कैसे रखना है? SPCF सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, गत्यात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इसी को स्कूल एज, इसी को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, इसी को लेटेंसी कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड, इसी को जो आपकी कॉम्पिटेंस वर्सेस कौन सी स्टेज है इसकी, इनकी एरिक्सन की, तो एरिक्सन की स्टेज है ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक, तो ये 3 नाम है इसके, ये जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट करके बताऊंगी, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जब कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, लेटेंसी स्टेज है फ्रॉइड के अनुसार, ये भी पूछे जाने लग गए ना आप दोनों, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है इसी स्टेज इसी एज की बात हो रही है, किसके अनुसार, प्याजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वे में तो यही लेटर चाइल्डहुड है, सूडो मेच्योरिटी की एज भी यही है, जो मिथ्या परिपक्वता रॉस जिसको हम कहते हैं, गैंग एज भी यही है। ठीक है, तो सबको जोड़ के लिख लेना है एक जगह। फ्रॉइड की अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें 11 से 15 वर्ष या 11 ईयर्स एंड अबव। ठीक, ये 4 स्टेजेस हैं प्याजे की जो याद रखनी है। अब इसमें कुछ रुकावटें हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसकी रुकावट ही लिख लेती हूं या सीमाएं कहते हैं वैसे इनको, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण। उसमें से एक है ईगो सेंट्रिज्म, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, माउंटेन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित होना, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, अहम केंद्रित है, खुद पे ही सारा फोकस है उसका, दूसरे के परिपेक्ष को नहीं समझ पाता, दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाता। ठीक, दूसरी चीज और भी इस तरह की कई सारी लिमिटेशन है कि रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती, इररिवर्सिबल थॉट, लॉजिक नहीं होता इस स्टेज में, तर्क नहीं होता बहुत ज्यादा, इररिवर्सिबल थिंकिंग यानी रिवर्स नहीं कर पाता चीजें, मतलब इसी वजह से कंजर्वेशन भी नहीं आ पाता, संरक्षण। ठीक है, कि वो घर से स्कूल जाने का रास्ता तो याद रहता है, स्कूल से घर आने का नहीं याद रहता। हालांकि प्याजे का इस पे क्रिटिसिज्म भी है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे या सोशल एनवायरमेंट उस तरह का होगा तो बच्चों को याद हो सकती है ये चीज इस स्टेज में भी, बट प्याजे के अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन है ज्यादातर बच्चों के लिए इस स्टेज के। ठीक, क्या है कि आप रिवर्स नहीं कर पाते अपनी थिंकिंग को, और ईगो सेंट्रिक होते हैं यानी दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते। ये दोनों लिमिटेशंस हैं, इनको बहुत पॉजिटिव नहीं मानना है। एक बार क्वेश्चन आ गया था, और इसको दूसरी भाषा में इरिवर्सिबल थिंकिंग में एक चीज होती है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, ये भी कह देता है। तो आया था कि टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ एक बार, तो ये नेगेटिव है, ये लिमिटेशन है इस स्टेज की कि बच्चा एक ही चीज पे सेंटर्ड है, वो किसी चीज की हाइट देखेगा तो हाइट ही देखेगा, उसकी चौड़ाई नहीं देख पाएगा, उसका रंग नहीं समझ पाएगा, उसका सारा फोकस एक चीज पे होता है। जैसे अगर आप देखते हैं 2 बच्चों की जो हाइट है, मान लीजिए मैं 5 साल की हूं और मेरा एक भाई है जो 3 साल का है, बट उसकी हाइट, चलो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरा एक भाई है जो 7 साल का है और मेरी हाइट ज्यादा हो गई मान लो उससे, तो मैं क्या कहूंगी, या कोई भी व्यक्ति जो आप मुझे दिखाओगे जिनकी हाइट जिसकी ज्यादा होगी, मैं कह दूंगी यही बड़ा है भाई जिसकी हाइट ज्यादा है। दैट मीन्स मैं सेंटर्ड हूं एक ही चीज पे, केंद्रीकरण है मेरे थॉट का, सेंट्रेशन है कि मैं बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रही। भैया एज जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपको याद होगा पहले हम समझ नहीं पाते थे, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1998 है और किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2000, तो हमें लगता था ये वाला बड़ा होगा, ये 2000 वाला, क्योंकि हमारा सारा फोकस है आगे वाली गिनती पे, हम रिवर्स नहीं कर पा रहे थॉट को, हम सेंटर्ड है हमारा थॉट, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं। अब माउंटेन एक्सपेरिमेंट ईगो सेंट्रिज्म को समझने के लिए क्या कहता है, एक बच्चा है जो इधर बैठाया गया, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम सुषमा नहीं रखेंगे, वैसे रख सकते हैं हम, जेंडर स्टीरियोटिपिकल तो है नहीं हम, तो इस बच्चे का नाम आज हम सुषमा रख देते हैं। ठीक है, हम जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक, और ये बच्चा है जिसका नाम रॉबिन रखते हैं हम, ठीक है ना, ये मत पूछ लेना रॉबिन कौन है। देखिए, तो अगर हम बात करें, ये काल्पनिक नाम है। अब सुषमा जो है बेसिकली उन्होंने कहा इस बच्चे से कि तो सबसे क्लोजेस्ट जो पहाड़ है वो कौन सा है, उन्होंने कहा भाई ये सबसे बड़े वाला। अब कहा कि एक बार उसके व्यू पॉइंट से बताओ, जो ये इधर डॉल बैठी हुई है या रॉबिन बैठा हुआ है, रॉबिन को सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा, सबसे क्लोज पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा, सबसे पास कौन सा होगा। अब ये व्यक्ति या सुषमा जो है हमारा, वो रिवर्स नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है भैया जो मुझे बड़ा नजर आ रहा है, जो मेरे सबसे पास है वही उसके पास होगा। ये इमेजिन नहीं कर पा रहा, ये इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई अभी, रिवर्स नहीं कर पा रहा कि मैं अगर उधर बैठूं तो क्या बड़ा दिखेगा या पास कौन सा दिखेगा। बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा होगा क्या मजाक चल रहा है ना। तो अब ये यहां बैठ के नहीं देख पा रहा, ये कह रहा है यही होगा सबसे पास, रॉबिन के भी पास यही होगा जो मेरे पास है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आप सेंटर्ड हैं किसी एक थॉट पे, आपको लग रहा है दुनिया सारी आप ही के अराउंड घूम रही है, ठीक है ना।